आज है 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। इस पूरे हफ्ते शेयर बाजार ने धीरे धीरे मजबूती पकड़ते हुए एक शानदार वापसी दिखाई, जहां शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़े निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत होता गया और बाजार लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुआ। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल संकेत रहे। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरों ने बाजार में चल रहा डर कम किया और निवेशकों का मूड पॉजिटिव बना दिया, जिससे खरीदारी में तेजी देखने को मिली। पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा दम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दिखा, जहां बड़े शेयरों के मुकाबले इन सेगमेंट्स में ज्यादा तेजी आई और निवेशकों ने इन कंपनियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिससे ये सेगमेंट बाजार की असली ताकत बनकर उभरा। मिड कैप इंडेक्स में करीब 4% की बढ़त दर्ज हुई, जो ये दिखाता है कि सिर्फ बड़े नाम ही नहीं बल्कि मंझोले आकार की कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और निवेशकों को बेहतर रिटर्न दे रही हैं। सुज़लॉन एनर्जी, NLC इंडिया और RVNL जैसे शेयर इस हफ्ते निवेशकों को शानदार मुनाफा दिया और मिड कैप सेगमेंट को लीड किया। पूरे हफ्ते के दौरान बाजार की कुल वैल्यू यानी मार्केट कैप में करीब 14 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। सेक्टर के हिसाब से देखें तो ऑटो सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली, जहां कैपिटल मार्केट और डिफेंस सेक्टर ने 6 से 7% तक की मजबूत बढ़त देकर बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। निफ्टी के ज्यादातर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिसमें अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, मैक्स हेल्थ केयर और इटर्नल जैसे शेयरों ने बाजार को ऊपर खींचने में अहम भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल जैसे शेयरों में हल्की कमजोरी देखने को मिली, जिससे ये साफ होता है कि तेजी के बीच भी कुछ सेक्टर्स दबाव में बने हुए हैं। अगर शुक्रवार के दिन की बात करें तो बाजार की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा खरीदारी बढ़ती गई और आखिर में बाजार अपने दिन के ऊपरी स्तर के करीब बंद हुआ, जो मजबूत ट्रेंड का संकेत देता है। निफ्टी 24,350 के ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स करीब 500 अंकों की तेजी के साथ 78,994 तक पहुंच गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, SBI और HDFC बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा। बैंकिंग सेक्टर ने भी बाजार को मजबूती दी, जहां बैंक निफ्टी करीब 500 अंक चढ़कर 56,566 के स्तर पर पहुंच गया, जो ये दिखाता है कि बैंकिंग शेयरों में भी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक को छोड़कर लगभग सभी बैंक शेयरों में तेजी देखने को मिली। मिड कैप शेयरों ने शुक्रवार को भी अपनी पकड़ मजबूत रखी और मिड कैप इंडेक्स 751 अंक चढ़कर 59,898 पर पहुंच गया, जिससे साफ है कि बाजार की असली रफ्तार इसी सेगमेंट से आ रही है। मार्केट ब्रेथ भी काफी मजबूत रही, यानी ज्यादातर शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जो ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ बड़े शेयरों की नहीं बल्कि पूरे बाजार की रैली है। सेक्टर्स में कैपिटल मार्केट और FMCG शेयरों ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई, जिससे ये समझ आता है कि निवेशक अब अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं और रैली व्यापक हो चुकी है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में एंजल वन और VST इंडस्ट्रीज जैसे शेयर 10% से ज्यादा उछले। वहीं RVNL ने भी अच्छी तेजी दिखाई। दूसरी तरफ IT सेक्टर से विप्रो लिमिटेड में करीब 3% की गिरावट और HDFC लाइफ इंश्योरेंस में 2% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। करेंसी मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिले, जहां भारतीय रुपया मजबूत होकर 92.93 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले दिन के मुकाबले बेहतर स्तर है और ये विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। रुपये की मजबूती के पीछे शेयर बाजार की तेजी, ग्लोबल पॉजिटिव संकेत और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी जैसे कारण रहे, जिससे विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भी बनी हुई है। हालांकि आगे के लिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इंडिया विक्स में गिरावट ये दिखाती है कि बाजार में डर और घबराहट अब काफी कम हो गई है, यानी अब अचानक बड़े झटकों की संभावना पहले के मुकाबले कम हो गई है और बाजार थोड़ा स्थिर होता नजर आ रहा है। IT सेक्टर में हल्की कमजोरी जरूर रही, जिसका कारण AI से जुड़ी अनिश्चितता और विप्रो लिमिटेड के कमजोर संकेत रहे, लेकिन बाकी सेक्टर्स ने इस असर को काफी हद तक संतुलित कर दिया। अब अगर इस पूरी तेजी की असली वजह समझें तो वो जियोपॉलिटिकल हालात में सुधार है, जहां युद्ध से जुड़ी सकारात्मक खबरों ने बाजार का रुख बदल दिया और निवेशकों का भरोसा वापस लौटाया। एक खास पैटर्न देखने को मिला, जहां शेयर बाजार ऊपर गया और कच्चे तेल की कीमतें नीचे आईं, जो आमतौर पर इस बात का संकेत होता है कि वैश्विक तनाव कम हो रहा है और अर्थव्यवस्था के लिए माहौल बेहतर बन रहा है। सबसे बड़ा ट्रिगर इजराइल और लेबनान के बीच हुआ सीज फायर रहा, जो करीब 34 साल बाद देखने को मिला और इसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट
हिट माना जा रहा है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि अब बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सीज फायर 10 दिनों के लिए लागू किया गया है और इससे ये भी संकेत मिलता है कि ईरान की शर्तों को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे ये साफ है कि हालात पहले से ज्यादा नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही यूएस और ईरान के बीच चल रही बातचीत भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने खुद संकेत दिया कि बातचीत स्मूथ चल रही है और जल्द समाधान निकल सकता है। आने वाले वीकेंड यानी 18 से 19 तारीख को एक और अहम मीटिंग होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे बाजार में ये उम्मीद बढ़ गई है कि कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आ सकती है। कुल मिलाकर बाजार में अभी उम्मीदें काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं कि ये तनाव जल्द खत्म हो सकता है या कम से कम लंबे समय के लिए शांत हो सकता है। हालांकि ये अभी पूरी तरह तय नहीं है। अगर वीकेंड में सच में कोई सकारात्मक खबर आती है, जैसे सीज फायर बढ़ा दिया जाता है या बातचीत सफल रहती है, तो सोमवार को बाजार में और तेज रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो पॉजिटिव माहौल बना है, उसका सबसे बड़ा कारण यही ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल सुधार है, जहां खासकर लेबनान वाला सीज फायर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया है। अब आने वाले 2 से 3 दिन बाजार के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में तय होगा कि ये तेजी आगे जारी रहेगी या फिर बाजार में फिर से अनिश्चितता लौट सकती है। अगली खबर, भारत का फॉरेक्स रिजर्व 10 अप्रैल 2026 वाले हफ्ते में $3.82 अरब बढ़कर $700.9 अरब पहुंच गया, यानी फिर से $700 अरब के पार चला गया। फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व्स दोनों में बढ़त देखने को मिली, जिससे कुल भंडार मजबूत हुआ। इससे पहले 27 फरवरी 2026 को रिजर्व $728.4 अरब के ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन ईरान और मिडल ईस्ट तनाव के चलते ये गिरकर $688.05 अरब रह गया था। अब करीब $12 अरब की रिकवरी हो चुकी है। मजबूत फॉरेक्स रिजर्व भारत के लिए बड़ा सहारा होता है, क्योंकि इससे 10 महीने से ज्यादा का इंपोर्ट कवर हो जाता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी में भी इकोनॉमी स्टेबल रहती है। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है। मैस्टिक लिमिटेड के Q4 नतीजे मिले जुले रहे, जहां कंपनी का मुनाफा हल्का घटकर 108.3 करोड़ रुपए से 106.2 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन रेवेन्यू बढ़कर 906 करोड़ से 938 करोड़ रुपए पहुंचा, जो बिजनेस ग्रोथ का संकेत देता है। यानी कमाई बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। ऑपरेटिंग स्तर पर इबिडा 219 करोड़ रुपए से घटकर 215 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 24.2% से गिरकर 22.9% पर आ गया, जिससे साफ है कि लागत और खर्च बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद कंपनी ने 16 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इससे पहले कंपनी ने 8 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दे चुकी है, जिससे कुल डिविडेंड 24 रुपए प्रति शेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष के 23 रुपए से ज्यादा है। DGFT के नए नोटिफिकेशन के तहत 15 बैंकों को गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट और 2 बैंकों को सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट की मंजूरी दी गई है, जिससे इंपोर्ट को लेकर चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि ये लाइसेंस 31 मार्च 2029 तक वैध रहेगा, जिससे लंबे समय के लिए स्पष्टता मिल गई है। इस फैसले से बुलियन और ज्वेलरी सेक्टर को सीधा फायदा होगा, क्योंकि अब इंपोर्ट सुचारू तरीके से हो सकेगा, सप्लाई बेहतर होगी और कीमतों में अनावश्यक उतार चढ़ाव कम हो सकता है। इससे ज्वेलर्स को स्टॉक मैनेजमेंट में राहत मिलेगी और त्योहारों के समय डिमांड को पूरा करना आसान होगा। बजाज कंज्यूमर केयर ने Q4 में दमदार प्रदर्शन करते हुए मुनाफा 31 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 64 करोड़ रुपए कर लिया, यानी लगभग दोगुना उछाल दिखाया। इसके साथ ही रेवेन्यू भी 951 करोड़ रुपए से बढ़कर 327 करोड़ रुपए हो गया, जो मजबूत डिमांड और बिजनेस एक्सपेंशन को दर्शाता है। ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी ने जबरदस्त सुधार दिखाया है, जहां इबिडा 32 करोड़ रुपए से बढ़कर 77 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 12.7% से बढ़कर 23.4% पर आ गया। इसका मतलब है कि कंपनी ने खर्चों पर बेहतर कंट्रोल किया है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत हुई है और इसी वजह से शेयर में करीब 7% की तेजी देखने को मिली है। आदित्य बिरला कैपिटल की हाउसिंग फाइनेंस यूनिट आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में एडवेंट इंटरनेशनल ने 12.3 करोड़ शेयर 223.12 रुपए प्रति शेयर के भाव से लेने का फैसला किया है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा कैपिटल इन्फ्यूजन माना जा रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में बाजार बंद होने से ठीक पहले जबरदस्त तेजी आई, जहां सिर्फ 10 मिनट में स्टॉक करीब 8% उछलकर 1555 रुपए से 1629 रुपए तक पहुंच गया। इस दौरान वॉल्यूम भी अचानक 4 लाख से बढ़कर करीब 12 लाख हो गया, जिससे साफ है कि आखिरी समय में भारी खरीदारी आई। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी को मिला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, जिसके तहत अब कंपनी 12.7 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक के कैनन बना सकेगी। ये कैनन एयर डिफेंस, नेवी ऑपरेशन और ड्रोन से निपटने में काम आते हैं, जिससे कंपनी की डिफेंस सेक्टर में पकड़ और मजबूत होगी।
रिटर्न की बात करें तो जेन टेक्नोलॉजीज ने 3 साल में करीब 400% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन दूसरी तरफ FIIs लगातार अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, जो थोड़ा सावधानी का संकेत है। फिर भी प्रमोटर होल्डिंग 48.51% और रिटेल भागीदारी करीब 32% बनी हुई है, जिससे स्टॉक में निवेशकों की रुचि बनी हुई है। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने संकेत दिया है कि 22 अप्रैल 2026 की बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के नतीजे, डिविडेंड और ESOP जैसे अहम फैसले भी किए जा सकते हैं। अब निवेशकों की नज़र इस मीटिंग पर टिकी हुई है। ट्रेंट लिमिटेड का स्टॉक हल्की बढ़त के साथ 4105 रुपए पर बंद हुआ, जबकि दिन में 4165 रुपए का हाई और 4085.30 रुपए का लो बनाया। स्टॉक अपने 52 वीक हाई 6259 रुपए से नीचे है, लेकिन 3276 रुपए के लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है और करीब 1,45,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ इसका वैल्यूएशन महंगा माना जा रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वित्त वर्ष 2026 में नेट प्रॉफिट 3% घटकर 1561 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष ये 1613 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी की इनकम में मजबूत उछाल देखने को मिला और रेवेन्यू 70% बढ़कर 3542.61 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे बिजनेस एक्सपेंशन का संकेत मिलता है। कंपनी के कोर लेंडिंग बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ दिखी, जहां लोन बुक सीक्वेंशियल आधार पर 35% और सालाना आधार पर 156% बढ़ा है। कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 25,710.80 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं और खास बात यह है कि पूरा लोन बुक सिक्योर्ड है, जिससे रिस्क कंपैरेटिवली कम माना जाता है। कंपनी ने 0.60 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है और साथ ही मैनेजमेंट में बदलाव भी हुआ है, जहां अन्नपूर्णा वेंकटरमणन को नया CFO बनाया गया है। शेयर 243.95 पर 1.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो बाजार के सकारात्मक रुख को दर्शाता है। BHEL ने MB पावर के 800 मेगावाट अनूपपुर थर्मल प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है और LOI वापस ले लिया है, जिसमें बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर की सप्लाई शामिल थी। इसके बावजूद शेयर 316.70 पर 2.48% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार ने इस खबर को ज्यादा नेगेटिव तरीके से नहीं लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट ने भारत में 3 नए ग्राइंडिंग यूनिट शुरू कर अपनी कुल क्षमता 200.1 MTPA तक पहुंचा दी है, जिससे ये चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। कंपनी आगे बड़े कैपेक्स के जरिए 240 MTPA से ज्यादा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। PC ज्वेलर्स ने अपने बैंक कर्ज में और 10% की कटौती की है और अब तक सेटलमेंट प्लान के तहत 90% से ज्यादा कर्ज चुका दिया है। साथ ही कंपनी का मार्च तिमाही में रेवेन्यू 32% बढ़ा है और शेयर 9.58 रुपए पर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। विंडलेस बायोटेक ने 1000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करीब 4.7 लाख शेयरों का बायबैक घोषित किया है, जो कुल इक्विटी का लगभग 2.23% है। इस खबर के बाद स्टॉक 870 रुपये से सीधे 1000 रुपये पर खुला, जिससे साफ दिखा कि बाजार ने इस फैसले को काफी पॉजिटिव तरीके से लिया। हालांकि शुरुआती तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी देखने को मिली और शेयर 880 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखा, लेकिन बायबैक आमतौर पर इस बात का संकेत होता है कि कंपनी को अपने बिजनेस और वैल्यूएशन पर भरोसा है। इससे लंबे समय में निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और स्टॉक में आगे भी हलचल बनी रह सकती है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी की सब्सिडियरी श्याम सेल एंड पावर पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 159.15 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर दी है, जिसमें से 152.48 करोड़ रुपए इसी यूनिट से जुड़े हैं। कंपनी ने साफ किया है कि ये मामला ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से जुड़े कथित अवैध कोयला खनन केस से जुड़ा है, लेकिन जांच में कंपनी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं आया है। साथ ही कंपनी ने कहा कि इसका असर सिर्फ निवेश पर पड़ेगा, ऑपरेशन पर नहीं। क्रिसिल लिमिटेड ने Q4 में मजबूत प्रदर्शन करते हुए मुनाफा 160 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 233 करोड़ रुपए कर लिया और रेवेन्यू 813 करोड़ रुपए से बढ़कर 1058 करोड़ रुपए पहुंच गए, जो कंपनी की लगातार ग्रोथ और मजबूत बिजनेस मॉडल को दिखाता है। ऑपरेटिंग स्तर पर एबिडा 132 करोड़ रुपए से बढ़कर 319 करोड़ रुपए और मार्जिन 28.5% से बढ़कर 30.2% हो गया, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हुई है। साथ ही 9 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान निवेशकों के लिए अतिरिक्त फायदा और भरोसे का संकेत है। VST इंडस्ट्रीज के शेयर में Q4 के दमदार नतीजों के बाद करीब 14% की तेजी आई, जहां रेवेन्यू 30.9% बढ़कर 457 करोड़ रुपए और एबिडा 69.5 करोड़ रुपए से उछलकर 208 करोड़ रुपए हो गया। मार्जिन भी 19.9% से बढ़कर 45.6% पहुंच गया, जो बड़ी सुधार की ओर इशारा करता है।
औरोबिंदो फार्मा को यूएस एफडीए से ग्लिसरॉल फिनाइल ब्यूटरेट ओरल लिक्विड के लिए मंजूरी मिली है, जो ब्लड में हाई अमोनिया लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये अप्रूवल कंपनी के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा अवसर खोल सकता है। आईआईएफएल के रणजीत सिरुमल्ला का कहना है कि इस समय केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या अमोनिया सप्लाई की है, जो कई इंडस्ट्रीज के लिए एक बेसिक कच्चा माल है। जब इसकी सप्लाई रुकती है या महंगी होती है तो फर्टिलाइजर, अमाइंस और कई स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और प्रोडक्शन पर दबाव आता है। उनका मानना है कि अगर ये सप्लाई दिक्कत लंबे समय तक बनी रहती है तो बाजार में रीस्टॉकिंग साइकिल शुरू हो सकती है। इसका मतलब है कि कंपनियां पहले कम इन्वेंट्री पर काम करती हैं, लेकिन जैसे ही सप्लाई सुधरने लगती है वो तेजी से स्टॉक भरना शुरू करती हैं, जिससे अचानक डिमांड और कीमत दोनों बढ़ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्रेट और दीपक फर्टिलाइजर्स को पसंदीदा स्टॉक्स बताया है, क्योंकि ये कंपनियां मजबूत बिजनेस मॉडल, बेहतर मार्जिन और सप्लाई शॉक को संभालने की क्षमता रखती हैं। ऐसे माहौल में ये कंपनियां सेक्टर के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। वारी रिन्यूएबल के शेयर में आज 10% से ज्यादा की तेजी आई और ये 1060 रुपए से बढ़कर 1186 रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले एक हफ्ते में ही शेयर करीब 27% चढ़ चुका है। हालांकि एक साल का रिटर्न सिर्फ 6% रहा है, जिससे हाल की तेजी काफी तेज मानी जा रही है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 74.32% और पब्लिक हिस्सेदारी भी बढ़कर 19.58% हो गई है, जो निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी दिखाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रोथ और मजबूत ऑर्डर आउटलुक इस तेजी की वजह है, लेकिन इतनी तेज रैली के बाद सावधानी जरूरी है। अगली खबर 17 अप्रैल 2026 को बाजार में एफआईआईज और डीआईआईज के रुख में साफ अंतर देखने को मिला, जहां एफआईआईज ने 683.20 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की और लगातार तीसरे दिन खरीद जारी रखी। इससे ये संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय बाजार में चुनिंदा मौके देख रहे हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस ला रहे हैं। दूसरी तरफ डीआईआईज ने 4,721 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की, जो म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियों की प्रॉफिट बुकिंग या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का संकेत देती है। इसलिए आने वाले दिनों में बाजार की दिशा काफी हद तक इन दोनों के रुख पर निर्भर